गुड आफ्टरनून क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 है आपका। इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या है आपका? बायो एनर्जेटिक, चैप्टर का नेम। ठीक है, तो अब हम देखें कि बायो एनर्जेटिक्स होते क्या है। ठीक है, कहते हैं कि द टर्म बायो एनर्जेटिक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से बना है, बायो और एनर्जेटिक। ठीक है, तो बायो और एनर्जेटिक को जब हमने कंबाइन किया तो क्या बना आपका? बायो एनर्जेटिक। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग बीइंग। ठीक है, कोई भी मतलब जिसमें जान हो, है ना, वैसा चीज क्या हुआ? बायो में आ गया। अब है एनर्जेटिक का मतलब क्या हो गया? एनर्जी। ठीक है, स्टडी ऑफ एनर्जी। तो अब सिंपल सी बात है कि मतलब कि ह्यूमन लाइफ या मतलब कि कोई भी जो चीज मतलब जीवित चीजें होती हैं, लिविंग चीजें होती हैं, उनमें एनर्जी का क्या रोल होता है उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? बायो एनर्जेटिक के बारे में। ठीक है, अब है कहते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, कहता है कि बायो एनर्जेटिक जो होता है कुछ नहीं होता है। ठीक है, नथिंग बट क्या कहता है, लेकिन इसमें क्या स्टडी करते हैं हम? स्टडी ऑफ चेंज इन एनर्जी। एनर्जी किस तरीके से चेंज होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और कैसे प्लेस लेता है बायोलॉजिकल रिएक्शन में। ठीक है, जैसे कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी यूज होता है। ठीक है, तो वही एनर्जी जो वो बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, उसमें किस तरीके से चेंजेस आएंगे वो हम किस में पढ़ेंगे? बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है, आप कहते हैं कि द टर्म बायो एनर्जेटिक्स कैन ऑल्सो बी नोन एज बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक्स। क्या? बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या हो जाएगा? बायोकेमिकल का तो समझ रहे हो, बायोलॉजिकल रिएक्शन है ना, और आपका थर्मोडायनामिक्स क्या हो गया? हीट, है ना, हीट से रिलेटेड। आप कहता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये किसका ब्रांच है? बायोकेमिस्ट्री का, जो कि किसके साथ डील करता है? तो द ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी बाय लिविंग सेल्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे कोई भी लिविंग सेल या कैसे कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज करता है, एनर्जी को यूज करता है। ठीक है, अब कहता है कि द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड अ लिविंग सेल। जब मतलब कि टोटल जितना भी रिएक्शन लिविंग सेल में होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब आया मेटाबॉलिज्म हो गया। उसके बाद कहता है आपका कि द एम ऑफ बायो एनर्जेटिक इज टू रेफर हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर ट्रांसफॉर्म एंड यूटिलाइज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग बायोलॉजिकल वर्क। ठीक है, अब देखो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो यही बात कहता है कि इसका बायो एनर्जेटिक जो मेन एम है, मेन गोल है, ये बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरीके से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए? बायोलॉजिकली वर्क जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आप कहते हैं कि देयरफॉर द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज इंपॉर्टेंट इन बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो मेटाबॉलिक पाथवे जो है आपके बायो एनर्जेटिक में क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। कहता है कि द मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शन। मतलब जिस तरीके का मेटाबॉलिज्म होगा ऑर्गेनिज्म का, उसी तरीके का केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का मैंने तुम्हें 2 टाइप पढ़ाया था, क्या क्या था? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था? ब्रेक डाउन हो रहा था, और एनाबॉलिज्म में बिल्डअप हो रहा था, है ना, जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड थी। और जब कैटाबॉलिज्म में क्या था? जब ब्रेक हो रहा था वो एनर्जी को रिलीज कर रहा था। ठीक है, तो यही चीज कहता है कि जो आपका ये होता है वो डिपेंड करता है केमिकल कंपाउंड आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि केमिकल कंपाउंड जो आपके होते हैं उसको हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। फिर कहते हैं कि कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड, मतलब कि कंपाउंड क्या बनते हैं? ठीक है, किसमें? एनाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक है, अब कहते हैं कि इन अ लिविंग सिस्टम एनर्जी इज एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल। कहता है कि लिविंग सिस्टम में एनर्जी जो है उसको आप एक्सचेंज कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे? किस प्रोसेस को फॉलो करके? तो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, मतलब मेकिंग एंड ब्रेकिंग।
किसको? तो केमिकल बॉन्ड्स को हम बनाएंगे या तो ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो जब ब्रेक डाउन करेंगे, बनाने वक्त एनर्जी यूज हो जाएगा और टूटने वक्त एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। कि ब्रेक डाउन ऑफ वीक बोन, अब यहाँ पे जो ये केमिकल बोन्स की बात किया है, तो अब यही क्या हो रहा है कि ये बोन जब आपके वीक बोन्स क्या हो रहे हैं, टूटते हैं, तो क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन। वीक बोन क्या होते हैं, टूट जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करता है? स्ट्रॉन्ग बोन का, ठीक है। जो क्या रिलीज करता है? एनर्जी। जब कोई भी चीज ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कहता है कि विच इज कंज्यूम्ड फॉर वर्क, जो उसी एनर्जी को आप अपने वर्क पर्पस के लिए यूज करते हो, ठीक है। जो भी आप काम करते हो उसमें एनर्जी इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी जो होता है आपका, जब इस वीक बोन टूटते हैं और क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन बनाते हैं, ठीक है, उस टाइम ये एनर्जी आपका रिलीज होता है, ठीक है। देखिए विच इज कंज्यूम्ड फॉर वर्क, जैसे कि सच एज वेरियस मैकेनिकल एक्टिविटीज, जो भी मैकेनिकल एक्टिविटीज होंगे उनके लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। और अदर प्रोसेस में क्या आ जाएगा, जैसे केमिकल सिंथेसिस या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या हो जाएगा कि जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं तो उस टाइम एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा एनर्जी? वही एनर्जी जो ब्रेक डाउन होके बना है, ठीक है। वीक बोन जो क्या किया है, टूटा है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस किया, ठीक है। कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल से भी करते हैं और इनऑर्गेनिक से भी करते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इन डिफरेंट वेज, ठीक है। अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या यूज करते हैं। और उनका एनर्जी का भी जो सोर्स होता है वो अलग अलग होता है ना। अब जैसे मान लो कि तुम अगर चावल दाल ही खाते रहो तो क्या तुम चावल दाल खाने से खाली तुमको एनर्जी मिलेगा? और भी चीजें होती है ना। तो यही बात कह रहा है कि अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सोर्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी में बोल रहा है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या कहता है आपका कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के टाइप, और जो कि किस पे बेस्ड है, आपके सोर्स ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो सबसे पहला आपका है लिथोट्रॉप्स। क्या है? लिथोट्रॉप्स। तो लिथोट्रॉप्स में आता है कि दीज आर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ये जितने भी हैं सभी क्या है? ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कहता है कि डेट ऑब्टेन एनर्जी। अब देखो लिथोट्रॉप जो है वो अपना एनर्जी कैसे बनाएगा? तो ऑब्टेन बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट, सल्फर, सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या करेगा? इसमें ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा, पक्का? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडाइज करके किसके साथ? नाइट्रेट, सल्फर, सल्फाइड और हाइड्रोजन के हेल्प से ये क्या करेगा? अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है। ये एनर्जी किसको, ये जो आपका एनर्जी होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी। एटीपी खुद एनर्जी है ना। एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। कहता है कि जैसे कि एग्जाम्पल सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। और ये जो होता है वो आपके किस में होता है? कुछ बैक्टीरिया में होते हैं ये प्रोसेस, ठीक है। क्या? लिथोट्रॉप्स। बैक्टीरिया क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म हुआ, है ना। अब दूसरा है आपका क्या? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में आपके क्या आते हैं? प्लांट एंड एल्गी, ठीक है। कहता है कि दीज ऑर्गेनिज्म डेट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड प्रोड्यूस एटीपी बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है। किसके हेल्प से बनाते हैं? तो लाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी। किसके हेल्प से? फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब आपको नया पता चल गया एल्गी के बारे में कि एल्गी भी अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। अब आ गया आपका हेटेरोट्रॉप्स। लास्ट है आपका क्या? हेटेरोट्रॉप्स। कहता है दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड एटीपी सिंथेसिस। ये जो है आपके हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, या फिर एटीपी सिंथेसिस के लिए। ये डिपेंड होते हैं किस पे?
ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन पे। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आप जैसे कि ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया और फंगी हो गया। ये सभी, अगर इन सभी को एनर्जी जनरेट करना है तो इसके लिए इनको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसके लिए इनको प्रोटीन चाहिए, इसके लिए इनको फैट्स चाहिए, तभी आप एनर्जी को जनरेट कर पाओगे। अदरवाइज खुद से एनर्जी जनरेट नहीं कर पाओगे। जब तक आप खाना नहीं खाओगे, आप एनर्जी आपके बॉडी में नहीं रहेगा, ठीक है। वो अपना खाना बना सकते हैं, बट हम लोग अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब है आपका however the total amount of energy is obtained by organism is, देखो सिंपल सा कहना है कि देखो अब जितना खाना हम खाते हैं, है ना, अब जरूरी है कि जितना उस फूड में एनर्जी हो उतना एनर्जी हमारे बॉडी में भी आए, नहीं, ठीक है। तो यही चीज ये यहाँ पे कह रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज लेस देन द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। तो मेनली जो जितना फूड आपके भोजन में रहता है या खाने में रहता है, उतना एनर्जी होता है वो आपके पास नहीं आता है, ठीक है। कहता है कि सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड थर्मोजेनेसिस, ठीक है। इन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कुछ एनर्जी लॉस हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए टोटल एनर्जी आपके बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कुछ एनर्जी मतलब कि मान लो कि 80% होता है, 20% प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी आपके बॉडी में फूड का नहीं आता है। कहता है देखो मेटाबॉलिज्म तो पता है, डाइजेशन भी पता है, थर्मोजेनेसिस क्या होता है कि थर्मोजेनेसिस आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें किसका प्रोडक्शन होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है, किसमें? बॉडी में। कब होता है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इट अकर्स व्हेन बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। ये कब होता है? जब आपका बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। एंड सम ऑफ दैट एनर्जी इज रिलीज्ड एज हीट इंस्टेड ऑफ बीइंग स्टोर्ड एट एटीपी। अब देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका फूड जो है रिलीज हो रहा है किसमें? एनर्जी में, तो इसका मतलब वो एटीपी बनाएगा। बट क्या होता है कि इस कंडीशन में वो एटीपी ना बना के वो क्या जनरेट करता है? हीट जनरेट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ जो आपके एनर्जी होते हैं फूड के वो लॉस हो जाते हैं। इन तीनों कारण से, डाइजेशन के कारण मेटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होगा, है ना। उसके बाद थर्मोजेनेसिस के वजह से भी आपका हीट का लॉस होता है, हीट का नहीं सॉरी एनर्जी का, ठीक है। कहता है कि एट द सेलुलर लेवल, अब आया किसका बात? सेलुलर लेवल पे। कहता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटीपी इज प्रोड्यूस। सेलुलर लेवल मतलब सेल वगैरह में जो आपके क्या होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे होते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के हेल्प से। कहता है कि द टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी आर वीक। कहता है कि टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड्स ऑफ एटीपी आर वीक। एटीपी का जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो क्या होता है? वीक होता है कंपेयर टू द बॉन्ड प्रेजेंट इन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो भी प्रोडक्ट होंगे हाइड्रोलिसिस वाले, मतलब हाइड्रोलाइज होकर प्रोडक्ट जो बनेंगे, उनके कंपैरिजन में फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं, ठीक है। कहता है कि व्हेन एटीपी इज ब्रोकन डाउन, जब एटीपी आपका क्या होता है? टूटता है, तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। किस फॉर्म में होगा? हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। कहता है विच इज स्टोर्ड इन द सेल। और आपका ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर होगा? सेल में होगा। एंड यूज फॉर वेरियस इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोसेस। और किस में यूज होगा वो स्टोर हुआ हुआ एनर्जी? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस में आप उसी एनर्जी को यूज करोगे, ठीक है। अब कहता है कि दिस केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर बॉन्ड रीअरेंजमेंट इज द यूटिलाइज्ड फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है कि ये जो आपका केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड हुआ वो कहाँ से हुआ? मॉलिक्यूलर बॉन्ड रीअरेंजमेंट में हुआ ना। हाइड्रो आपका कौन सा बॉन्ड था? वीक बॉन्ड था, केमिकल बॉन्ड था, है ना, स्ट्रॉन्ग। उन्हीं सब के वजह से रीअरेंजमेंट के कारण आपका एनर्जी जनरेट हुआ। अब जब जनरेट हुआ तो वो यूज कहाँ होगा? जो भी आपके बॉडी का बायोलॉजिकल फंक्शन है उसके लिए वो एनर्जी यूज होगा, ठीक है। अब है आपका बायो एनर्जेटिक का प्रिंसिपल। बायो एनर्जेटिक जो होता है वो मेनली दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। एक आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दूसरा आपका सेकेंड लॉ ऑफ। ये तुमने सुना होगा ना कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ उसी चीज को बताता है कि एनर्जी को आप चाहे जितने फॉर्म में तब्दील कर लो बट आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो कहते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स फॉलो
टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहला लॉ है, कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच मीन्स इन एनी क्लोज सिस्टम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल चेंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट और एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखो एनर्जी जो है वो चेंज हो सकता है, अपना स्टेट चेंज कर सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, बट ये ना तो डिस्ट्रॉय होगा और ना ही क्रिएट होगा, ठीक है। अगर एनर्जी है तो वो आपके बॉडी में रहेगा, चाहे जिस भी फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है। ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यही कहता है कि जो आपका कंजर्वेशन होता है एनर्जी का, विच रिमेन्स इन एनी क्लोज सिस्टम द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग केमिकल या फिजिकल चेंज, मतलब मान लो कि कोई भी केमिकल या फिजिकल चेंज आपके होता है तो जो एनर्जी रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और कहता है कि कैन चेंज इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म भी चेंज कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अब आया दूसरा लॉ, किसका, थर्मोडायनेमिक का दूसरा लॉ। तो दूसरे लॉ में क्या कहता है कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन्स what whenever energy is converted from one form to another form। क्या कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये एक्सप्लेन करता है कि what एनर्जी, ठीक है, या फिर सॉरी नहीं, whenever एनर्जी मतलब कि जब भी एनर्जी क्या होता है आपका कन्वर्ट होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, सम पार्ट ऑफ इट बिकम्स अनअवेलेबल फॉर यूज। तो उसका जब भी मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज होगा तो हो सकता है कि एनर्जी, उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो रहे वो आपके यूजफुल ना हो, आपके लिए काम का ना हो, ठीक है। कहता है कि एंड इज यूजुअली लॉस्ट एज हीट। अब वो क्या होगा, या तो आपका वो एनर्जी लॉस्ट भी हो जाएगा थर्मोजेनेसिस के वजह से, मतलब हीट प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस द डिसऑर्डर, मतलब कि एंट्रोपी इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेस। अब देखो जब अगर एनर्जी मतलब आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उसके वजह से आपको डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। और डिसऑर्डर जो होगा या सराउंडिंग होंगे डिसऑर्डर के, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो मेनली आप ये कह सकते हो कि जैसे जितना ज्यादा एनर्जी आपके काम का नहीं रहेगा उतना ही ज्यादा डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, सेकेंड लॉ। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया है कि मान लो यहां से नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा पहला लॉ तो इजी है कि आपका एनर्जी किसी भी स्टेट में चेंज हो सकता है बट वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ना ही क्रिएट हो सकता है। पर दूसरे में कहता है कि एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे व्हेन आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब देखो फूड प्रोड्यूस ब्रेक डाउन ही इसीलिए होता है ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। कहता है नॉट ऑल द एनर्जी फ्रॉम फूड इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एनर्जी। जरूरी थोड़ा है कि जितना भी एनर्जी बना है वो सभी आपके लिए यूजफुल हो, नहीं जरूरी है, ठीक है। तो कहते हैं कि अ पार्ट ऑफ इट इज रिलीज एज हीट। कुछ जो एनर्जी का पार्ट होगा वो कैसे रिलीज होगा, एज अ हीट रिलीज होगा, ठीक है। कहता है कि दिस शोज दैट एवरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट 100% एफिशिएंट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो जितना भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो 100% नहीं होता है, या 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव या यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। कहता है एंड लेड्स टू एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, जिसके वजह से क्या हो सकता है, आपको एंट्रोपी हो सकता है, मतलब डिसऑर्डर वगैरह। तो ये था किसका, बायोएनर्जेटिक का प्रिंसिपल। इसका सिंपल सा कहना था दूसरा लॉ में ये है कि सारे एनर्जी आपके काम के नहीं होंगे, कुछ एनर्जी जो होंगे वो हीट के फॉर्म में जनरेट होते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है, और यूजफुल नहीं है तो आपको एंट्रोपी हो सकता है, मतलब डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ इसका ये था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा आज, बायो एनर्जेटिक्स पर है, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है बताओ, बायो एनर्जेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बायो एनर्जेटिक को और हम क्या बोल सकते हैं बताओ, बायोकेमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद बायो एनर्जेटिक किसका पार्ट है आपका, बोलो तुम लोग बोलो,
बताओ प्रीतम। हाँ, खड़े होके बोलो, आवाज नहीं आ रहा। मतलब क्या हुआ? क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है? कैसे होता है ट्रांसफॉर्म? मेटाबॉलिज्म से? कैसे मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में क्या होता है? यहाँ पे एनाबॉलिज्म का काम क्या था? ये तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ाया था क्या? ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तुम बताओ त्रिपुरारी, तुम दोनों क्या कर रहे थे ना, मैं सब देख रही थी। समझ रहे हो? तुम बताओ। क्या पढ़ा था अभी? बोलो। तुम बताओ संतोष। क्या होता है बायो एनर्जेटिक? क्या? हाँ, ठीक है। और क्या पढ़ा बायो एनर्जेटिक में? बायो एनर्जेटिक का कितना लॉ है? कौन कौन सा? और दूसरे में? ये तो फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ? 100% यूजफुल नहीं होता है। और यूजफुल नहीं होने की वजह से क्या होता है? वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं? हीट के फॉर्म में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? एंट्रोपी हो सकता है। एंट्रोपी को क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ तक जो भी पढ़ा था समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं ना? ठीक है, चल।